मेरी बात सुने जरा गौर से। वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन है, सम नहीं है, सही है। कौन सी दो चीजों का सम है? फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब कितने एंगल में? 0 डिग्री पैरेलल, सही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कहते हैं कि सही है, उस पर वर्क हो रहा है। और दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वर्क कैलकुलेट कर लेंगे आप। स्केलर क्वांटिटी है विच मींस डायरेक्शन नहीं है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल इसका ऐसा यूनिट है। कंडीशंस हैं दो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क होना होगा तो दो कंडीशंस होंगी जो सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक तो ये कि फोर्स अप्लाइड बट ऑब्जेक्ट डज नॉट, कंडीशंस व्हेन ऑब्जेक्ट वर्क डन इज 0 की बात कर रहा हूं। कब ऐसा है कि वर्क डन 0 होगा? तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। इसकी कोई एग्जांपल है आपके पास? है एग्जांपल? अगर आप एक दीवार पर फोर्स लगाते हैं, और सर ऐसी चीज जो ज्यादा हैवी हो, एक दीवार पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो क्या वो दीवार मूव करेगी? नहीं। बात करेगा तो होगी क्यों? ठीक है, नहीं मूव करेगी। तो वर्क डन कितना है इसमें? 0। तो एक तो ये हो गया कि d0 हो गया। दूसरा क्या है? फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस कवर्ड आर 90 डिग्री टू ईच अदर। क्या मतलब है इस बात? फोर्स आपने अप्लाई की है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन किस डायरेक्शन में? 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस केस में भी वर्क डन 0 होगा। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये रही, इसमें वर्क डन कितना है? 0। क्यों? नहीं, फोर्स विदाउट मोशन, मतलब फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वर्क डन कितना होगा? 0। फोर्स लग रही है किस तरफ? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस तरफ? 90 डिग्री पर, आगे की तरफ। जैसे आप, अगर आपको बोले जाए कि एक बुक उठाएं और आगे मूव करें, तो फोर्स कहां लग रही होगी? अपवर्ड्स। और मूव आप कहां कर रहे होगे? वर्क डन कितना होगा? 0। मैंने आपको बताया फोर्स होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो फिर इसका मतलब है वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है, इस केस में वर्क डन कितना है? 0। और दूसरे इस वाले केस में 100। क्यों? 50 फोर्स है। ये कॉपी नहीं करना, एक दफा बस आप लोग देख लें इसको। फोर्स और अपवर्ड भी मूव हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना है? ठीक है, यहां तक फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन कितना होगा? 0। एनर्जी एंड वर्क डन आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले तो ये बात रिपीट कर लें जल्दी से खुद से। एनर्जी एंड वर्क डन आर टू नेम्स बट दे आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। कहीं पर लिखा हो एनर्जी और कहीं लिखा हो वर्क, तो ये दो बातें नहीं है। समझ आ गई बात? ये आप अपने आप को समझा लें। अब इसका समझाने का तरीका क्या है, इसका मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं। देखिए, आप सुने मेरी बात। एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। अगर कोई सिस्टम वर्क कर सकता है तो उसका मतलब क्या है? वो एनर्जी पजेस करता है। अगर एक सिस्टम ज्यादा वर्क कर सकता है, अगर एक सिस्टम वर्क नहीं कर सकता तो वो एनर्जी नहीं रखता, इसका मतलब है। क्योंकि जो सिस्टम वर्क कर सकता है ना, उसमें उतनी एनर्जी होती है। अगर मैं आपसे बोलूं एक सिस्टम ने कितना वर्क किया, आपने मेजर कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने मेजर कर लिया कि उसने अपनी कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर ली। स्केलर मींस इसका डायरेक्शन नहीं, इसका मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट भी होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो मुझे बताओ, एनर्जी स्केलर है, और यही वजह है कि वर्क भी स्केलर है।
वर्क बी मैंने आपको बताया ना, सिस्टम की मर्जी है, सिस्टम की चॉइस है, वो अगर एनर्जी रखता है तो किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। वर्क और एनर्जी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, नाम दो हैं, काम या बात या कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों स्केलर हैं, दोनों जूल तमाम चीजें। बात समझ आ गई? अब एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं। सर यस जोहा। सर वर्क डन को स्केलर और वेक्टर दोनों बुला सकते हैं ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं कह सकते ऐसा। वर्क डन सिर्फ और सिर्फ स्केलर है। ओके सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो कोर्स में आपके हैं मैं वो आपको बता रहा हूं, उसके अलावा भी होती होंगी, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, यही पढ़नी है, यही याद रखनी है। अपनी मर्जी की अगर किसी ने बनाई, सही है, तो उन्होंने डिफाइन भी करना है, पढ़ानी है क्लास में खड़े होकर कि ये जो मैं लिख कर आया हूं ना, कि कुछ बच्चे अपनी मर्जी की फोर्सेस बना रहे होते हैं, काइनेटिक फोर्स, सही है, मैंने कहीं नहीं लिखवाई। अगर किसी ने लिखी तो वो पूरी एक क्लास पढ़ाएगा हम लोगों को कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं था आज तक ये काइनेटिक फोर्स किसे कहते हैं, तो वो पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारी हैं, इसमें से पहली क्या है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, दिस इज, अच्छा पोटेंशियल कहीं पर भी लिखा हो उसका मतलब होता है स्टोर्ड, पोटेंशियल कहीं पर भी लिखा हो तो मैं कह सकता हूं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। क्या कह सकते हैं? ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इज दिस अ केमिकल रिएक्शन और नॉट? ठीक है, कंबशन रिएक्शन है, फॉसिल फ्यूल बर्न करेगा तो एनर्जी देगा आपको या नहीं देगा? क्या देता है? हीट, लाइट, है ना। फॉसिल फ्यूल के पास ऐसा क्या है जो एनर्जी दे रहा है? बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और एनी अदर। इन ह्यूमन बींग्स, क्या आप लोग एप्पल खाते हैं, खाना खाते हैं, ना खाएं तो क्या होगा? ना खाएं तो क्या होगा? होता है ना एक स्कूल में, ब्रेक सर आज ब्रेक नहीं मिल रही, मर जाऊंगा, आप नहीं पढ़ सकता सर, है ना, होता है ना कि आज तो ब्रेक नहीं मिली, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद आएगा वो वक्त याद आ रहा है जिस वक्त बहुत सारा पढ़ाकर ब्रेक ना दी जाए आपको, या आप घर से खाना लाना भूल गए हो। तो क्या होता है उस वक्त ये होता है कि आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे होते, कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि एनर्जी सोर्स नहीं है आपके पास। तो आप, कोर्स मैंने आपको बोला एनर्जी होगी तो आप वर्क करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में भी सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन, और बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा एटीपीज का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो केमिकल रिएक्शंस आपके पास नहीं होंगे। इन सेल्स और बैटरीज इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन होगा तो आयंस बनेंगे, तो करंट पास होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। फूड मैंने आपको पहले बताया, इसमें भी सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, अगर फूड के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ही आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये कॉपी करें। नेक्स्ट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल स्टोर्ड, इलास्टिक इलास्टिक जो है ना, वो इलास्टिक जो है वो उसको कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज करके रिस्टोर कर ले उसको इलास्टिक कहते हैं, वापस उसी शेप में आ जाए। समझ आ गई बात? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in the object because of change in shape. जैसे आपने उसको खींचा, ठीक है, अब जैसे आप स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो स्प्रिंग को जब आप फोर्स रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करेगा। तो स्प्रिंग में भी फिर क्या होगा? हर इलास्टिक मटेरियल में टेनिस बॉल अगर बाउंस कर रही है तो ड्यूरिंग बाउंस उसकी शेप चेंज होती है नहीं? ड्यूरिंग बाउंस होती है, शेप चेंज होती है उसकी या नहीं होती? और फिर शेप चेंज होकर वो क्या होती है? रिबाउंड करती है। तो ड्यूरिंग चेंज इन शेप वो क्या कर रही होती है? एनर्जी स्टोर कर रही होती है, स्टोर, उसको इलास्टिक कहते हैं। हाँ, आप एक बात बताता हूं, जैसे गुलेल या फिर कैटरपिल्ट जिसको आप कहते हैं, या इसके अलावा आप चलें
पिस्टल की बात करें, पिस्टल, जिस वक्त आप पिस्टल लोड कर रहे होते हैं, सर क्या लोड कर रहे होते? पिस्टल लोड कर रहे हैं, ठीक है, गन लोड सर करने की कौन बात सी करें, पिस्टल? तो उस वक्त आप उस वक्त स्प्रिंग को क्या कर रहे होते हैं? उस वक्त आप स्प्रिंग को क्या कर रहे होते हैं? स्ट्रेच कर रहे होते हैं। कंप्रेस, Stretch वो हो रही होती स्ट्रेच करने के बाद, और से पिस्टल में उल्टा होता है ना, पिस्टल में आप कंप्रेस कर रहे हो, और जो कैटरपल्ट है या फिर आप गोलाइल जिसको कहते हैं, उसमें आप स्प्रिंग को या उसमें आप रबर को जो है वो खींच रहे होते हैं। दोनों ही केसेस में आप शेप चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जैसे ही आप फोर्स कर रहे हैं। करेंगे, जैसे आप ट्रिगर दबाएंगे या जैसे ही आप रिलीज करेंगे उसको, तो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करेगा, और रिस्टोर करते हुए वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा। वो जो स्टोन था क्या पहले मूव कर रहा था? लेकिन अब नहीं मूव, सर, यस जोहा सर बोले, अब कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टोन था वो पहले मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो मूव कर रहा है, विच मींस उसमें पहले एनर्जी नहीं थी, अब है। किसने दी? स्प्रिंग ने दी या इलास्टिक बैंड ने दी? इलास्टिक बैंड को वो एनर्जी किसने दी? आपने दी। समझ आ रही बात? जिस वक्त आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे थे, जिस वक्त आप इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच कर रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप एनर्जी स्टोर कर रहे थे, और जैसे ही आपने फोर्स रिमूव की, उसने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है, ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल लेंथ पर जब आएगा तो उसकी एनर्जी वापस खत्म हो चुकी होगी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी stored in the object due to change in shape such as elastic cords, rubber bands, springs, etc. Hydroelectric energy, hydro water, सही है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हो गया एनर्जी, ठीक है। अब देखें डैम्स का पता है आप लोगों को? डैम ये जमीन से हाइट पर होते हैं, जमीन के लेवल पर होते हैं, सी लेवल पर होते हैं या सी लेवल से ऊपर होते हैं? इनको ऊपर क्यों बनाया जाता है? ताकि ये पानी होल्ड करें, और जब वो पानी नीचे की तरफ फ्लो करे तो वो पानी जाके हिट करे टरबाइन को, और टरबाइन में लगा होता है कॉइल। जितना तेज टरबाइन रोटेट करती है उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा है वो कॉम्प्रिहेंड कर सकते होंगे, दोनों जगह पर रिलेट कर सकते होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सिर्फ इतना ही याद रखें, वाटर एट अ हाइट आफ्टर फ्लोइंग टू द टरबाइन will transfer its energy to the turbine, सही है। moving turbine will what? will generate what? electrical energy। मैंने आपको बताया कि पानी कहां पर है? हाइट पर। फ्लो करेगा कहां तक आएगा? टरबाइन तक, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। टरबाइन को जब हिट करेगा, टरबाइन क्या करेगी? और टरबाइन के रोटेट होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल। कैसे प्रोड्यूस होती है ये आपका इस जगह का मसला नहीं है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिन लोगों ने वो चैप्टर्स पढ़ लिया है वो रिलेट कर लें, और जिनको नहीं पढ़ा वो अभी अब पढ़ेंगे, ठीक है, उनके लिए ये चैप्टर पहले। तो ये क्या लिखा हुआ है? वाटर फ्रॉम रिजर्वोयर, जहां पर आपने उसको रिजर्व किया है, उसके पास एनर्जी है। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं जीपी किसे कहते हैं, वाटर के पास एनर्जी है, ठीक है। जब वो वाटर फ्लो करेगा तो अपनी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी में फाइनली वो किसको मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को, और टरबाइन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो टरबाइन क्या जनरेट करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगी जनरेटर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो आप सुनते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो उनके थ्रू जो एनर्जी बनती है वो इस तरह से बनती है कि वाटर फ्लो करता है। दोबारा बताएं। टरबाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। टरबाइन के पास काइनेटिक एनर्जी खुद से थी या पानी ने दी है? पानी के पास क्यों थी? क्योंकि वो हाइट पे था। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसके पास नहीं, वो प्रेशर की वजह नहीं है, रीजन कुछ और, वो भी बता रहा हूं। यहां तक समझ आ गई बात? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी जो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी अप्लायंस को मिले, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जिसमें आपके पास आ गए फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर काम नहीं कर सकता, बल्ब नहीं कर सकता, तो ये वो रेसिपिएंट्स हैं उसके, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द, अभी हमने वेरी गुड, फिजन एंड फ्यूजन दो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। मैंने आपको बताया था दोनों रिएक्शंस के बाद क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। चलें कॉपी करें। फिजन फ्यूजन दोनों न्यूक्लियर एनर्जी के पार्ट्स हैं, 5 के पार्ट हैं, 5A 5।
फिजन और फ्यूजन दो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। फ्यूजन कहाँ होता है? सन पे, और इसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई जैसे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हैवी न्यूक्लियस हीलियम बनाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल कहां पर है? सन पर। फिजन रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाँ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है। फिजन रिएक्शन कहां पर पॉसिबल है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर। उसमें होता क्या है, एक बड़ा न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम स्प्लिट होकर छोटे और स्टेबल न्यूक्लियस जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है। लेकिन मसला क्या है, बेरियम क्रिप्टॉन रेडियो एक्टिव है, तो उनको डिस्पोज करना जरूरी है। मतलब अगर आप उसको केयरफुली डिस्पोज नहीं करते तो आपके एनवायरनमेंट। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? गेट रिड। ठीक है, डस्टबिन में फेंकना है, लेकिन किस तरह? लेड कंटेनर्स में, लेड बंकर्स में। डस्टबिन का मतलब ये नहीं कि आप घर के डस्टबिन में, विच मीन्स कि आप उनको डंप करेंगे लेकिन लेड बंकर्स में, ताकि वो रेडिएट ना करें। रेडिएशन, उनकी रेडिएशन लेड कंटेनर के अंदर तक ही खत्म हो जाए। फिर क्या लिखा हुआ है? विंड एनर्जी। विंड का मतलब होता है मूविंग एयर। तो मूविंग एयर में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। आपने देखे होंगे विंड टरबाइंस वगैरह, विंड मिल्स जिसको आप कहते हैं। जब विंड मिल चलती है तो उसमें टरबाइन लगी हुई होती है। जितना तेज विंड मिल चलेगी उतना तेज टरबाइन चलेगी, और जितना तेज टरबाइन चलेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये विंड एनर्जी इज आल्सो क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आप एयर के थ्रू बना सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आप ट्रेन वगैरह से जाएं यहाँ से बलूचिस्तान वगैरह में, जहाँ पर विंडी एरियाज हैं, जिस जगह पर स्पीड ऑफ एयर ज्यादा है, इवन सिंध में भी पीछे उस तरफ जो है विंड टरबाइंस लगी हुई है। सोलर तो लोगों ने अब घरों में लगवा ली। इवन फेज 8 में भी कुछ तो घरों में मैंने विंड टरबाइंस देखी हैं, कुछ लोगों ने लगाई हुई हैं। तो आप सोलर तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। एक दफा हमारी क्लास में मिस्टर मैसम रजा ने भी बताया था कि उनका जो है वो नहीं सर, वो लाइट वाइट का मसला है। हम हवा से पानी पीते हैं, वो उन्होंने डिस्पेंसर लिया है। मेरे को आता है, ऐसे करते हैं, पानी बनता है वो पीते। जियो थर्मल एनर्जी। व्हाट इज जियो? जियो किसे कहते हैं? जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। थर्मल हीट। जियो थर्मल एनर्जी विच मींस थर्मल एनर्जी ऑफ। ठीक है, चाहिए सच्चा पे 5 मिनट में क्लास खत्म करें। ठीक है, ओके, सही है। जियो थर्मल एनर्जी में आपको मैंने बताया, थर्मल इज हीट, जियो इज अर्थ। होता क्या है कि आप अर्थ के एनर्जी को, मतलब होता है कि आप पानी भेजते हैं अर्थ के कोर तक, और कोर से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कौन गेन करता है? वाटर। वाटर आफ्टर गेनिंग एनर्जी क्या बनता है? स्टीम। स्टीम मतलब प्रेशर ज्यादा। प्रेशर ज्यादा तो टरबाइन मूव करेगी, और टरबाइन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। इसके पास पेपर में मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है, आपको पूरा समझ आएगा। जियोथर्मल पॉकेट्स वो तो खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, या फिर आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? वाटर को क्या बनाएंगे? स्टीम। स्टीम से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करके उस प्रेशर के थ्रू टरबाइन मूव करेगी। टरबाइन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, और टरबाइन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है मैंने आपको बताया। इस चैप्टर का पार्ट नहीं है कि आप एक्सप्लेन करें, लेकिन हमने इसको मैग्नेटिज्म के 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ लिया। ये कॉपी करें। पोटेंशियल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है स्टोर्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। ड्यू टू इट्स हाइट, जिस ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे खुद जाता है या आप छोड़ के आते हैं? खुद जाने का मतलब है उसके पास एनर्जी है या नहीं है। समझ आई बात? इसका मतलब है जब आप उसको ऊपर लेकर जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आप उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे थे। एक बॉल है, आप ऊपर लेकर छत पे ले जाके फेंक दी नीचे। ले जाने में तो आपने काम किया था ना, छोड़ के आए थे उसको, ऊपर से फेंका आपने, नीचे पहुंच गई ना खुद ही। तो जिस वक्त आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं
उस वक्त उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं. मोर हाइट द ऑब्जेक्ट हैज, मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट कंटेन्स. GPE इज इक्वल टू mgh. mg किसे कहते हैं? वेट को कहते हैं. Weight. भूल गए होंगे आप लोग, याददाश्त हम लोग की आजकल बादाम पिस्ते खाएं, ऐसी सर्दी है खाने चाहिए. mg होता है. वेरी गुड. हाँ, तो मैं mg की जगह भी w लिख दूं तो ये इसका एक और फॉर्मूला है, w into h, मतलब वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट. कहीं पर होता है मास नहीं देता है, वो वेट दे देते हैं, फिर आप ढूंढते रहते हैं सर मास तो दिया नहीं इन लोगों ने, हम तो करेंगे नहीं क्वेश्चन ऑलरेडी. तो वो वेट दे दिया उन्होंने, विच मींस mg की वैल्यू दे दी है, उसको आप सिंपल सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे. दूसरा है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक का मतलब होता है मूविंग. तो एनर्जी इन द मूविंग ऑब्जेक्ट या एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड. अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ mv स्क्वायर. इसमें v क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है. इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनर्जी स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है. वेलोसिटी वेक्टर है, व्हिच मींस व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट काइनेटिक एनर्जी यू आर हाँ आप पर दिए कि आप उस पर निकालें कि स्पीड उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. ठीक है, यहीं तक रखते हैं.